वेलकम बैक। मैं लव कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट क्लास है और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह खत्म जुड़ा हुआ है। तो ये खत्म किससे जुड़ा हुआ है आपको वो बताना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिद्धांत दे रखे हैं जो आपको पता भी होंगे। तो पहला सिद्धांत यहाँ पर दे रखा है एकीकरण का सिद्धांत। दूसरा है बातचीत का सिद्धांत, ये कुछ होता भी है, ये तो नहीं। अंतःक्रिया इंटरेक्शन का सिद्धांत हो सकता है, बातचीत का नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका आपसी संबंध का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन आपका निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो इस सिद्धांत की बात की गई है, जो विकास से कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब यह है कि जब आपका जन्म होता है, ठीक है ना, जन्म से पहले जब आप गर्भावस्था में होते हो, जब से ही आप क्या करते हो, आपका विकास स्टार्ट हो जाता है। मतलब गर्भावस्था के समय भी आपका फिजिकल जो डेवलपमेंट है बहुत तेजी से हो रहा होता है, ठीक है। और लेकिन उसके बाद जब आप जन्म ले लेते हो, उसके बाद जब आप बड़े होते हो तो आप सिर्फ आपकी एज 18 के बाद का आपका डेवलपमेंट रुक जाता है? नहीं रुकता। आप प्रौढ़ावस्था के कोई भी प्राप्त करते हो और आपका जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता रहता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। आप अपनी मृत्यु तक बहुत सारा या फिर बहुत सारा ज्ञान या फिर बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस लेकर सीख चुके होते हो, ठीक है ना, समाज में रहकर। तो यहाँ पर जो आपका क्या विकास आपका कहाँ कब से चला? आपका जब आपने जन्म भी नहीं लिया था, जब से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और आपकी मृत्यु तक चलता रहा, जब तक आपका अंत नहीं हो गया, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है वो है कंटिन्यूटी का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ सिद्धांत दे रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि व्यक्ति की विभिन्नता होती है। मतलब हर व्यक्ति, हर बच्चा, चाहे वो एक ही पेरेंट्स के बच्चे हों, वो एक दूसरे से टोटली सेम नहीं होंगे। चाहे आप उन्हें बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट में रख लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को प्रदर्शित किया गया है? यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर। पहला है स्किनर, ठीक है, तो नहीं, स्किनर तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्याजे सही होगा आपका। कोलबर्ग भी नहीं है और आपका एरिक्सन भी नहीं है। जो प्याजे हैं आपके, उन्होंने जो है डेवलपमेंट की जो है 4 स्टेज आपको बता रखे, ठीक है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इन स्टेज के कुछ नाम भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अगर हिंदी में हम बात करें तो पहली स्टेज को हम इंद्रियजनित अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी आपकी पूर्व करके होती है पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी अवस्था आपकी होती है मूर्त, जिसमें बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है। मतलब यदि उसके सामने चीज़ आपने रख दी कि 4 सेब हैं, इस तरीके से आपने बच्चे को दिखाए और 2 मैंने खा लिए, तो तुम्हारे पास कितने बच्चे, है ना, तो बच्चा बता देगा। लेकिन यदि आप बच्चे को सिर्फ वर्बली बताते हो, बिना सेबों को दिखाए, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। ये जो विकसित होती है 4th स्टेज में, ये चीज़ विकसित हो जाती है अमूर्त चिंतन, ठीक है, या अमूर्त चीज़, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है। तो इसमें आप बच्चे को आप सिर्फ वर्बली बताते हो कि 4 सेब में एक ट्रायंगल इस तरीके से होता है, तो बच्चा समझ जाएगा, मन में अपनी एक प्रतिमा बना लेता है ट्रायंगल की, ठीक है, या क्यूब हो गया या फिर स्क्वायर हो गया, कोई भी हो, बच्चा यहाँ पर अमूर्त रूप से चिंतन करना सीख जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, प्याजे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक कैसे भूमिका निभानी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण। देखो, सहानुभूति नहीं दिखानी है ना। कई बार हम देखते हैं कि बोल देते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण जो है दिखानी है। सहानुभूति एक बार के लिए सहानुभूति चल जाएगी, 2 बार के लिए सहानुभूति चल जाएगी, लेकिन यदि आप बच्चे को सहानुभूति ही देते रहोगे, उसकी मदद ही करते रहोगे, तो बच्चा आप पर निर्भर होने लगेगा और अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं मारेगा चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि बच्चा आप पर निर्भर हो जाए और आगे अपने जीवन में कठिनाइयों का, जब कठिनाई आए या फिर आगे उसे एनवायरनमेंट में अपने आप को समायोजित करना हो, तो तब करने में से बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। एक दो बार चल सकता है, लेकिन हर बार तो वो चीज़ गलत होगा, ठीक है। तो ऐसी सहानुभूतिपूर्ण भूमिका नहीं निभानी। तटस्थ भी नहीं रहना कि बच्चा यदि स्कूल जा रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छे अवार्ड्स लेकर आ रहा है, क्लास में टॉप कर रहा है, तब भी आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और जब बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है, स्कूल से बंक कर रहा है, टीचर्स आपको बता रहे हैं, तब भी आप उस बच्चे पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होगा? ऐसा तो बच्चा बिगड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे का नेगेटिव साइड में जाने की ज़्यादा संभावना रहती है बिगड़ने की। तो आपको ऐसा भी नहीं करना। और नकारात्मक भूमिका मतलब नकारात्मक भूमिका भी नहीं निभाओगे कि आप बच्चे को मार रहे हो, पीट रहे हो, दंड दे रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, कुछ भी कैसी भी हो सकती है जो है नकारात्मक भूमिका। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है ना। बच्चे के साथ आपको पॉजिटिव रहना है और एक्टिव रहना, ठीक है ना, सक्रिय भूमिका निभानी है।
यदि बच्चा स्कूल जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में बच्चे को आज घर पर आकर उसको क्या होमवर्क मिला है, उसको होमवर्क करने में हेल्प करनी है। हेल्प मतलब कि बेटा तू पढ़ाई के लिए बैठाना है उसको। जब वो होमवर्क कर ले अपना एक सब्जेक्ट का तो दूसरे सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट का जो है होमवर्क करने के लिए देना है। यदि उसका कोई टेस्ट है तो टेस्ट से पहले उसको रिविज़न कराना है, चैप्टर्स को पढ़ने के लिए बोलना है, प्रैक्टिस करने के लिए बोलनी है। तो क्या ये सक्रिय भूमिका है। यदि आप ऐसा करते हो तो बच्चे का आप देखोगे कि उसके मार्क्स जो है क्लास में अच्छे आएंगे और बच्चों के कंपैरिजन में। और बच्चे के कंपैरिजन मतलब यहाँ पर मैं उन बच्चों से कंपैरिजन कर रहा हूँ जिनके पेरेंट्स सिर्फ ये सोचते हैं कि उन्हें बच्चे को स्कूल भेज दिया या बच्चे को ट्यूशन भेज दिया, स्कूल या ट्यूशन भेज दिया और उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, यदि ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ स्कूल और ट्यूशन लगवा दिया और अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते कि उसने होमवर्क करा नहीं करा, उन बच्चे के मार्क्स हमेशा कम रहते हैं। और जो बच्चे के पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई में, चाहे वो बच्चे का ट्यूशन जा रहा हो या ना जा, मतलब ट्यूशन यदि नहीं लगवा रखा तो पेरेंट्स ही उसे पढ़ाते हैं, और यदि ट्यूशन लगवा रखा है तो बच्चा क्या करता है, मतलब जो पेरेंट्स है क्या करते हैं अपने बच्चे को खुद ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, और इससे क्या होगा, बच्चे के नंबर भी ज़्यादा आते हैं एज कंपेरिजन ऐसे बच्चों से जिनके पेरेंट्स अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत पदोन्नति क्या है। मतलब ये सिद्धांत जो है अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये आपका किसने दिया था। देखो जीन पे आज तो है नहीं, है ना, उन्होंने तो डेवलपमेंट दिया है कि बच्चे का मतलब कि बच्चा जन्म से जब बच्चे का जन्म होता है और मृत्यु तक कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। वह गोट्स की भी नहीं है क्योंकि उसने भी ये थ्योरी दिया डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन उसने सोसाइटी को ज़्यादा ध्यान में रखा है। जो जीन पियाजे उन्होंने सोसाइटी को कम मतलब ध्यान में रखा, लेकिन कम बात की है सोसाइटी की, समाज की। थर्ड जो ऑप्शन है आपका वो है गेस्टोल्ट सिद्धांत का, मतलब गेस्टोल्ट सिद्धांत का। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम दी जाए तो उसको हमें उसे पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं देखना, ठीक है ना, हमें उसको पूरा देखना, पूरी तरीके से कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, हमें क्या क्या संभावना दे रखी है, तब जाकर आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, आपका गेस्टोल्टवादी ने दिया था। आपको इसमें नाम 3 या 4 2-3 व्यक्ति के नाम है, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका वो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा कैसी भूमिका निभाती है, आपको वो बताना। पहला ऑप्शन आपका शिक्षार्थी को दिशाहीन बनाना। देखो दिशाहीन बनाना नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा सही दिशा में चल रहा है और मतलब पढ़ाई में अच्छा कर रहा है और उसे प्रेरणा मिली और वो आगे चल के गलत प्रेरणा मिलने के बाद वो गलत दिशा में जाने लगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाता है। देखो जो बच्चे युवा हैं, है ना, जो समझते हैं इस चीज़ की मोटिवेशन क्या होता है, उन्हें पता है कि भाई मोटिवेट कुछ करने के लिए चाहिए। आप यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो ऐसे देख लोगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, कि जिनमें लिखा होगा कि पढ़ाई के लिए 4 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, पूरे दिन पढ़ोगे, ये वीडियो देख लो, ये गाना सुन लो, ऐसी आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर। तो कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन से क्या होता है, आप किसी कार्य में लग जाते हो, ठीक है ना, आप उदास हो चुके पढ़ते पढ़ते, अब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, तो क्या करता है वो दिलचस्पी पैदा करता है बच्चे को पढ़ने में, मोटिवेशन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका शिक्षार्थी की स्मृति को तीव्र करता है। तो मोटिवेशन से शिक्षार्थियों की स्मृति तीव्र नहीं होती, उनमें दिलचस्पी और इंटरेस्ट पैदा होता है, तो ऐसा कहना गलत है। और जब ये दिलचस्पी या इंटरेस्ट बच्चे में पैदा हो जाता है तो बच्चा क्या करता है उस चीज़ में कंटिन्यूटी बनाए रखता है, चाहे वो मैथ है। यदि कोई बच्चा मैथ में उबा हुआ है, ठीक है ना, उसे मैथ पसंद नहीं है ना, उसे मोटिवेट किया या फिर उसे कुछ इस तरीके से मोटिवेट किया कि मैथ करने के बाद तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, मैथ के टीचर बन सकते हो या कुछ भी। अब बच्चे में अब बच्चे को तो वही चाहिए कि हाँ भी मुझे तो टीचर बनना है, तो मैं मैथ कर, और मैथ में इतना फ़ायदा, मतलब फ़ायदा जहाँ मिलता है बच्चे को या किसी व्यक्ति को, वो उस चीज़ में ज़्यादा अपने आप को जागरूक रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, दिलचस्पी पैदा करेगा, फिर वो मैथ करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, उससे संबंधित कोर्स करेगा, और उस कोर्स से संबंधित करने के बाद जब उसमें क्या होगा, उससे में स्किल हो जाएगी डेवलप मैथ की। ठीक है, और उससे क्या होगा, उसकी मैथ में तीव्रता भी हो जाएगी, कैलकुलेशन करता रहेगा, लगातार अपना इन्वॉल्वमेंट मैथ में रखेगा, तो इससे क्या होगा, तो हम ये नहीं कह, इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि प्रेरणा से क्या होता है, स्मृति तीव्र होती है। इनडायरेक्ट वे में कैसे, जब बच्चा दिलचस्पी पैदा होगी तो बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, जो डायरेक्ट प्रेरणा से रिलेटेड है।
फोर्थ ऑप्शन आपका पुराने और नए अधिगम में विभेद करता है, तो विभेद नहीं करता भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी गलत होगा, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं है। अब बुद्धिमान है ना, इंटेलिजेंट बच्चे की आपको निशानी जो नहीं है, नहीं वाली आपको बतानी है। तो देखते हैं, जो अमूर्त ढंग से सोच विचार करता है। देखो जो बुद्धिमान जो बच्चे होते हैं ना, वो अमूर्त रूप से सोच विचार कर सकते हैं, और ये कोई ये बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, ये एक स्पेसिफिकेशन है जो बुद्धिमान बच्चे की, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका, जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकते हैं। बुद्धिमान बच्चा अपने आप को समायोजित कर लेता है, ये इसकी एक विशेषता है, ठीक है ना। पहली भी विशेषता, पहला ऑप्शन भी विशेषता है, सेकंड ऑप्शन भी विशेषता है बुद्धिमान बच्चे की। थर्ड ऑप्शन आपका, जो बहुत जल्दी लंबे निबंध रटने की क्षमता रखता है। देखो जो बुद्धिमान बच्चा ना होता है ना, वो चीज़ों को रटता नहीं है, कभी नहीं रटेगा, वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, जो बादलों से पानी है इसका प्रोसेस क्या है, बादलों से पानी नीचे क्यों बरस रहा है, ठीक है। धूप है, सूरज है, तो हमारे कपड़े धूप में जो टंगे हुए हैं, किसी टंगे हुए हैं, वो जल्दी क्यों सूख जाते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों पर जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जाता है, ठीक है ना, तो आपका जो बुद्धिमान बच्चा है वो रटने की क्षमता उस बच्चे में नहीं होगी, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होगा। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि हमें नहीं वाला बताना, तो नहीं वाला थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, जो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर जो आपका ये भी एक विशेषता है बुद्धिमान बच्चे की, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमें नहीं वाला बताना था, नहीं वाला थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जगह है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका में परिभाषित किया जाता है। अब संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरीके से कहाँ आप परिभाषित कर सकते हो। देखो आप घर में नहीं करोगे कि घर में बच्चे से, मतलब बच्चे से पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि बताओ दौड़ दो कितना होता है, बच्चा है ना, छोटे लेवल क्वेश्चन पूछेंगे 4 की जब हम 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा, तो घर तो होगा नहीं, ठीक है। खेल के मैदान में आप बच्चे में नैतिकता की भावना दे सकते हो, ठीक है ना, नेतृत्व की भावना देख सकते हो बच्चे में, आप समायोजन की भावना देख सकते हो, मतलब ये चीज़ें जो गेम में बच्चे को बढ़ाती हैं आगे, वो चीज़ देख सकते हो, लेकिन संज्ञानात्मक रूप से आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। और तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका सभागार भी नहीं होगा। तो जो सबसे अच्छा संज्ञानात्मक रूप आप देख सकते हो संज्ञानात्मक विकास को, वो होगा आपका स्कूल और कक्षा के वातावरण। स्कूल के अंदर आपका खेल का मैदान भी आ जाता है, और खेल का मैदान आपका स्कूल से बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना, पार्क आर्क भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्कूल है और जो कक्षा का जो वातावरण है, उसमें टीचर कंटिन्यूटी में क्या ध्यान रखता है कि बच्चा मेंटली क्या हो, इंटेलिजेंट हो। तो उसके लिए क्या करता है, वो कुछ वीडियो का यूज़ करता है, टीचिंग एड का यूज़ करता है, ठीक है। तो मेन फोकस क्या है हमारा, मेंटली इंटेलिजेंट करने पर। अब मेंटली इंटेलिजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को रटने के लिए बढ़ा रहे हैं कि बेटा ले तो उसको याद कर ले, बहुत सारा बच्चे को वर्क दे दिया, ऐसे याद करेगा, आज 2 पेज याद करेगा तो कल 4 पेज याद करेगा, वो तो रटने वाली बात हो गई, ठीक है। हमें क्या करना है, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाना है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि हम मेंटली बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं, मेंटली इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, और वो हमें क्लास में ही नज़र आता है, कहीं और नज़र आपको सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे अच्छे तरीके से और कहीं नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरण, मतलब ऐसा कौन सा चरण है जिसमें एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप में जानना शुरू करता है। देखो अभी बच्चे ने चीज़ों को जानना शुरू किया है, मतलब क्या है, वो अभी थर्ड स्टेज पे आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपका बच्चा अभी मूर्त जो चीज़ों को देखकर सीख रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वस्तुएं और घटनाएं हैं, घटना और वस्तु, कोई वस्तु होगी तो बच्चे के सामने होगी, कोई घटना है तो बच्चे के सामने घटी होगी, ठीक है ना। और जानना शुरू किया है अभी, तो वो थर्ड स्टेज में है, ठीक है ना, अमूर्त रूप तो है नहीं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन, जो कंक्रीट वाली जो स्टेज होगी आपकी, वो कौन सी आपकी वो देखनी है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, कंक्रीट परिचालन अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। कंक्रीट वाली सेकंड, अच्छा ये कंक्रीट जो पूर्व परिचालन अवस्था आपकी सेकेंडरी होती है, और जो ये होती है ये थर्ड स्टेज होती है। हम थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। ये फर्स्ट स्टेज है और ये फोर्थ स्टेज है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरतों को से संबंधित नहीं है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरतें वो होती है जब आप समाज में रहते हो, तो आपको कौन कौन सी जरूरतें आप देखते हो, ठीक है। जैसे आपने ऐसा कोई व्यक्ति जरूर देखा होगा समाज में
जो समाज से हट के रहता है, ठीक है ना, वो अपने में ही रहता है, अपने आस पड़ोसी से बिल्कुल बात नहीं करता, बाहर भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट भी हो सकता है और इंट्रोवर्ट नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो इंट्रोवर्ट ही हो, समाज में ज़्यादा इंटरेक्शन ना कर रहा हो, बाहर कहीं जा रहा हो, पढ़ने लिखने जा रहा हो, वहाँ पर इंटरेक्शन कर रहा हो, लेकिन अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन ना कर रहा हो, तो वो क्या होगा, सोसाइटी में अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो विशेषता है, जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, वो तो है भावनात्मक रूप सुरक्षित भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत, ये तो है आपकी। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, अब क्या होता है, आप समाज में रहते हो, आप समाज में किसी व्यक्ति को, आपके पड़ोसी को, किसी व्यक्ति के पड़ोसी को आपकी ज़रूरत पड़ी या आपको अपने किसी पड़ोसी की ज़रूरत पड़ी, तो आप एक दूसरे की उस वक्त हेल्प करते हो, तो क्या करता है वो आपकी तारीफ़ करता है, ठीक है ना। तो वही तो चाहिए, प्रशंसा ही तो चाहिए आप उस व्यक्ति को कि हाँ भी मुझे जाने, वो 4 लोगों को बताएगा समाज में कि इसने मेरी हेल्प करी थी, तो 4 लोगों को भी पता चलेगा और वो आपसे भी कहीं ना कहीं आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो उससे क्या है, उसे सामाजिक अनुमोदन मिल रहा है समाज में और इसकी ज़रूरत होती है व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सामाजिक अनुमोदन भी ज़रूरत है सामाजिक, लेकिन उसने नहीं वाला पूछा है साथ की आवश्यकता, और साथ की आवश्यकता से मतलब है आपका फैमिली होना, ठीक है ना। यदि आप छोटे हैं तो आपकी फैमिली होगी, और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी वैसी फैमिली होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ये भी जरूरत है सामाजिक मनोवैज्ञानिक की, लेकिन जो पहला ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट उत्पादों की नियमित उन्मूलन, मतलब उन्हें नियमित रूप से निकालना, ठीक है, तो ये नहीं होगा सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरतों में, ये नहीं होगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। तो चलते हैं अपने एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। अब आपको बताना रचनात्मकता को कौन सा बढ़ावा देगा। स्कूल जीवन की शुरुआत से उपलब्धि पर जोर देने पर, मतलब जब बच्चा स्कूल में, जब आप बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराते हो, आप नर्सरी लेवल पे कराते हो या फिर आप फर्स्ट क्लास से कराते हो बच्चे का एडमिशन, हमें बच्चे से किस चीज़, स्टार्टिंग से किस चीज़ पे फोकस रखना है कि बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, सेकंड क्लास में ही फर्स्ट आए, थर्ड क्लास में ही फर्स्ट आए, फोर्थ में भी, और आगे वो 12th तक टॉप मारता रहे, ठीक है ना। तो ये इससे क्या हो, रचनात्मकता बढ़ेगी, कतई नहीं बढ़ेगी, बच्चा सिर्फ रट्टू तोता बन जाएगा इस तरीके से। तो यदि आप सिर्फ उसकी उपलब्धियों पर ध्यान दोगे, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन आपका परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्र को कोचिंग पर जाने के लिए कहना है, कुछ इस तरीके से आगे ऑप्शन होगा, लिखा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, आप स्कूल में इस तरीके से शिक्षा और ऐसी शिक्षा दे सकते हैं कि बच्चे को कोचिंग की जरूरत पड़े ही ना। हमारे जो दिल्ली में या फिर आपके जो हमारे जो भारत में या फिर और भी हर जगह हर देश में ऐसे टीचर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो सिर्फ कोचिंग, मतलब कोचिंग में नहीं, जो सिर्फ इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाते हैं, जो सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं, और बच्चे का इतना अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप कर देते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि बच्चे को कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बच्चा किसी तीसरे बंदे को भी समझा देगा वो चीज़। ऐसे भी टीचर हैं, ठीक है, समाज में रहते हैं और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो उनकी बहुत अच्छी है उन टॉपिक्स को लेकर। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है कोचिंग वाली बात कर दिया, तो ये तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका छात्र को अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक शिक्षण मूल्य पर सवाल करने के और हर शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभा के पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने से है। तो क्या करना है यहाँ पर आपका, शायद ये ऑप्शन दोनों एक ही है, ठीक है। यदि वो दोनों ऑप्शन एक ही हैं तो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी दोनों मतलब एक है, तो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन यदि एक ही है, ये सी ऑप्शन ही है, तो आपका ये सी ऑप्शन ठीक है। और यदि आपका ये फोर्थ ऑप्शन ये अलग है, थर्ड ऑप्शन अलग है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बात बोली है जन्मजात प्रतिभा के पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने से है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन, यदि ये फोर्थ ऑप्शन है तो ये ठीक है, और यदि ये पूरा ही यहाँ पर हर शिक्षार्थी की के बाद जन्मजात प्रतिभा के पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, दोनों ये ऑप्शन दोनों एक ही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक युवा बच्चा अतीत में की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक नई स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है। मतलब किसी बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आई पास्ट में, ठीक है, और वो उसने उस पास्ट में जो प्रॉब्लम थी उसको उसने सोल्व किया किसी मेथड से। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है। अब बच्चा जब बड़ा हुआ या फिर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई उसी से मिलती जुलती, और बच्चे को याद आया कि ये इससे संबंधित एक प्रॉब्लम आई थी मेरे सामने और इस प्रॉब्लम को मैंने उस मेथड से सोल्व किया था। उस मेथड को वो नई प्रॉब्लम के अंदर
लगाने की कोशिश करेगा। यदि इससे काम बनता तो ठीक है, और इससे काम नहीं बनता तो वो इस मेथड में कुछ चेंजेस करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को क्या कहते हैं, पुरानी प्रतिक्रियाओं में जो मैं मतलब पुराने जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करने के लिए आपने उसी जो नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने पुरानी ही मेथड का यूज़ किया, उस सिद्धांत को कहते हैं सादृश्यता का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन वो ठीक होगा, ये नहीं होंगे आपके तत्परता का सिद्धांत आपको थॉर्नडाइक में भी मिल सकता है और आपका पियाजे में भी मिल सकता है। लॉ ऑफ रेडीनेस का ऑप्शन जो है, जो आपका लॉ है वो आपका थॉर्नडाइक होगा, और तत्परता का जो एक सिद्धांत दे रखा है वो पियाजे में भी दे रखा है, ठीक है। आपको वो लो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका। अब छात्रों की कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। देखो, हम मानते हैं कोई बच्चा शैक्षिक विकलांग है, ठीक है ना। हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि ये ऑप्शन तो समझ नहीं आ रहा, एक बार और ऑप्शन भी देख लेते हैं। आसान और रोचक पाठ्य पुस्तक। आसान पुस्तक दे दोगे, बच्चा पढ़ेगा और कुछ पढ़ने के बाद उसकी रोचकता जो है खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। कहानी सुनाने की विधि हर जगह अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि कहानी हर चैप्टर को कहानी के थ्रू ही समझाएंगे, या फिर जो बच्चे की जो कठिनाई है उसे संबोधित करने के लिए आप कठिनाई जो है कहानी को यूज़ करोगे, ऐसा भी नहीं करोगे आप। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का यूज़ भी आप नहीं करोगे। यदि आप कोई टॉपिक बता रहे हो या बच्चे को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप यदि किसी बच्चे को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप महंगी सामग्री लेकर आए जो बिल्कुल भी उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना। और एक आप ऐसी सामग्री लिखाए जो आपको नॉर्मली मिल चुकी है, बहुत महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है और टिकाऊ है, ठीक है ना। और वो आपके जो बच्चे का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, तो बच्चा इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएगा, इससे नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी सामग्री महंगी है या चमकदार है, ये मैटर करता है कि उस टॉपिक से उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो जो टीचिंग एड है वो कितना कारगर साबित हुआ है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपका जो थर्ड ऑप्शन है आपका वही बचता है जो सही होगा यहाँ पर, ठीक है। शैक्षिक विकलांगता के लिए शिक्षण विधियों की एक अनुकूल किस्म। अब शैक्षिक विकलांगता मतलब कोई बच्चा यदि पढ़ने में कमजोर है, ठीक है, किसी भी उसमें विकलांगता है पढ़ने से संबंधित, तो उसके लिए आप क्या करोगे, शिक्षण विधियों का यूज़ करोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर आगमन विधि का भी यूज़ कर सकते हो, टीचर हो आप निगमन विधि का भी यूज़ कर सकते हो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप यहाँ पर समस्या समाधान विधि का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये टीचर पर डिपेंड करता है, उस प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि जो बच्चे को आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है ओवरऑल कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब आप ऐसे बच्चों को कैसे शिक्षा दोगे, विशेष स्कूलों में शिक्षा दोगे, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षक द्वारा। अब देखो भाई, विशेष स्कूल है तो विशेष शिक्षक तो होंगे ही, लेकिन हम जो समावेशी शिक्षा की हम यहाँ पर अवधारणा को ज़्यादा फॉलो करते हैं और उसे हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और इसे बहुत अच्छा ही मानते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो बच्चे विशेष है ना, विशेष बच्चे जो किसी भी तरह की उनमें विकलांगता है, चाहे कैसी भी विकलांगता हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, हम चाहते हैं कि उन बच्चों को हम समाज से अलग हो गए, अलग स्पेशल स्कूलों में ना पढ़ाएं। इससे क्या होगा, यदि हम उन्हें स्पेशल स्कूल में पढ़ाते हैं तो इससे ये होगा कि वो ना समाज से कट जाएंगे, वो सिर्फ ऐसे ही लोगों से इंटरेक्शन करना सीख पाएंगे जो विशेष है, और जो सामान्य लोग हैं उनसे इंटरेक्शन वो नहीं सीख पाएंगे करना। इससे क्या होगा, उन्हें आगे अपने जीवन में समायोजन करने में समाज में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि जो विशेष बच्चे हैं उन्हें भी हम नॉर्मल स्कूलों में ही पढ़ाएं, ताकि वो बच्चा इंटरेक्शन कर सके सामान्य लोगों के साथ, और विशेष लोगों के साथ तो वो कर ही पाएगा क्योंकि वो खुद एक स्पेशल बच्चा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, स्पेशल स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, स्पेशल शिक्षक के द्वारा भी नहीं पढ़ाएंगे, और स्पेशल स्कूलों में स्पेशल विधियों के द्वारा भी नहीं पढ़ाएंगे। हम स्पेशल की तो बात ही नहीं करते हैं यहाँ पर, हम करते हैं अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे जैसे सामान्य बच्चा पढ़ रहा है। और टीचर ही क्या करेगा, उन जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए टीचिंग एड, टीचिंग मेथड कुछ भी टीचर करे, वो मतलब वो ये डिपेंड करता है टीचर पे कि टीचर कितना कारगर है इस चीज़ को लेकर, किसी स्पेशल बच्चे को लेकर कि वो उसे कैसे पढ़ाता है। यदि कोई बच्चा ब्लाइंड है, ठीक है, कोई बच्चा ब्लाइंड है तो टीचर क्या करेगा उसके लिए, उसके लिए ऑडियो वीडियो वाले टीचिंग एड यूज़ करेगा। रियल ऑब्जेक्ट, हाँ, जो रियल ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, सस्ते हो, टिकाऊ, मिनिएचर का यूज़ कर सकता है। इससे क्या करेगा, इससे क्या होगा, बच्चा सीख पाएगा। तो ये टीचर का काम है जो इन मेथड्स का यूज़ करना, इन टीचिंग एड्स का यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया के साथ
जुड़ा हुआ है। अब डिसलेक्सिया कौन से विकार से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर आपके 2-3 विकार है जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं हर टीचिंग एग्जाम, मतलब हर तो नहीं, हम बोलेंगे जो आपके टैट एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो आर टैट हो, चाहे आपको सी टैट हो, चाहे आपका MP टैट हो, चाहे वो बी टैट हो, कोई सब टैट हो। तो यहाँ पर जो क्या होगा, जो डिसलेक्सिया है वो कौन से विकार से संबंधित है? हम डिसलेक्सिया की बात करें तो हम इसी का ऑप्शन देखते हैं। देखो व्यवहारिक विकार नहीं होगा, मानसिक विकार भी नहीं होगा, गणितीय विकार को बोलते हैं डिस्कैलकुलिया, ये भी नहीं होगा, ठीक है, जो मैथ से रिलेटेड होता है आपका। और आपका जो पढ़ने से संबंधित विकार होता है इसी को बोलते हैं हम डिसलेक्सिया, इसमें बच्चा पढ़ने में दिक्कत करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपके यहाँ पर 10 से 12 या 15, मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने जो 2023 में जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम है, जो CTET का जो एग्ज़ाम जो आपका अगस्त में या फिर जुलाई में होने की संभावना है, और होगा भी, ठीक है ना, अगस्त तक तो पक्का हो जाएगा, मतलब आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त तक पक्का हो जाएगा, उसमें ज़्यादा स्कोर कर सके। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ पर जो है, मैंने इससे पहले भी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो वीडियो है वो अपलोड कर रखा है इस चैनल पर। इसके साथ ही EVS की आपको वीडियो मिल जाएंगी, जो आपके पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक बार फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो।